Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel in the Empress, A Tale of Soul. First of all, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो भी लोग फ्रस्टेड नेटफ्लिक्स के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो वैसे बहुत जल्द अपडेट करूँगी. मैंने शायद आज मेंशन किया था कि मैं आज अपडेट कर दूँगी, बट ब्लीडेड हार्ट एंड देन इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव का एपिसोड रिकॉर्ड करने की वजह से उस एपिसोड के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला. तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कल फ्रॉस्टेड नेटफ्लिक्स ज़रूर अपडेट करूँगी. तो बस आज के लिए अपने इस पुअर ऑथर को थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा. रियली सॉरी. एंड हाँ, लास्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया था एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, DM किए एंड लिटरली आप लोगों का ये सपोर्ट एंड प्यार देकर मन के अंदर एक थोड़ा पॉजिटिविटी आती है. आई मीन जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो बहुत हद तक जैसे माइंड से गायब हो जाते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच अपने इस ऑथर को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, क्योंकि आपका लव सच में मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है. लव से याद आया, कल वैलेंटाइंस डे था. वैसे तो मैंने पोस्ट कर दिया था कम्युनिटी में, लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए मैं आपको आज फिर से विश कर देती हूँ. तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे. बीता हुआ ही सही, पर वैलेंटाइंस डे हम कभी भी मना सकते हैं, क्यों, है ना. एंड वैसे भी वैलेंटाइन डे का मोटिव पूरा होना चाहिए. फिर चाहे एक दिन पहले मनाओ एक दिन बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है. चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते एंड आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो फाइनली चाइना के लिए निकल गया था, सान को पीछे वही स्विट्जरलैंड में छोड़कर. अब उसके आगे एन कॉरपोरेशन की उस बड़ी सी बिल्डिंग के CEO कैबिन में ईबो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एंड उसके ऑफिस में उसके सामने चैंग एंड लूसी बैठे हुए थे. लूसी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई स्वेयर ईबो, अगर तुम अभी नहीं आते ना तो मैं स्विट्जरलैंड आ जाती. जैसे ही लूसी ने कहा, ईबो ने कहा, तुम्हें पता था. लूसी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है. उन्होंने कहा, तुम वहाँ कभी नहीं आ सकती थी. मैं नहीं चाहता कि इंसान का तुम्हें देखे वो टेंस हो जाएंगे. लूसी ने कहा, वाओ, आई मीन सीरियसली वाओ, सेल्फिशनेस की भी हद होती है. मैं यहाँ टेंशन से मरी जा रही हूँ एंड अभी भी तुम्हें अपने इंसान का की चिंता है. आई मीन किस तरीके के इंसान हो तुम. आई मीन किस तरीके के. ठीक है. तो लूसी बस फ्रस्ट्रेशन में खड़ी हो गई थी एंड वो बस इधर से उधर चक्कर लगाने लगे एंड उसको इस तरह से चक्कर लगाता हुआ देखकर ये वो बस उसे एक लुक देता है एंड देन चंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो. चंग ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए घूर रहा हूँ कि आगे क्या सोचा है तुमने. तुम पार्टी में जा रहे हो ना. लूसी ने कहा, जा रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो. इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसे मेरे साथ चलना ही होगा. खड़े होते हुए कहा, ओके लूसी, लिसन टू मी वेरी केयरफुल. मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बिल्कुल चलूँगा, लेकिन ये हमारी आखिरी प्रेजेंस होगी मीडिया के सामने, क्योंकि उसके बाद मैं और तुम अपनी इंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे. लूसी ने कहा, व्हाट. इबो ने कहा, मैं सानका से शादी करना चाहता हूँ एंड हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है. मैं जैसे ही यहाँ से इस मीटिंग को ख़त्म करूँगा मैं स्विट्जरलैंड में जाकर उससे शादी करूँगा. एंड तुम्हें पता है ना हमारा प्लान क्या है. हम लोग अपने प्लान को फॉलो करेंगे. जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही. ये बात सुनकर एक लूसी की आंखों में आंसू आ गए थे. उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही. ईबो ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसा ही. लूसी ने कहा, पर वैसा तो कुछ भी नहीं है ईबो. हमें जैसा हमने सोचा था, हमने तो सोचा था कि हम अभी 6 महीने और रिलेशनशिप में रहेंगे, पर तुम तो सब कुछ खत्म करने की कह रहे हो. ईबो ने कहा, लूसी ने कहा, कोई बात नहीं, बस मेरे इमोशंस थोड़ा मुझ पर कंट्रोल ले लिए थे, बट कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ. तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया है एंड अब तो बस अपने प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारना है. मैं तो बस थोड़ा सेंटी हो गई थी, मुझे माफ़ करना. वो बस मैं. तो वो लूसी टर्न होकर सिर्फ अपने आंसुओं को पोषने लगती है एंड उसे ऐसी हालत को देखकर ईबो एंड जैंग सिर्फ उस पर पिटी कर सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं. ईबो ने अपनी मुट्ठियों को बींच लिया एंड वो बस चेयर पर बैठ जाता है. जैंग ने ईबो की तरफ देखा एंड धीरे से कहा, देखा तुमने क्या किया है. ईबो ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता जैंग. उसे पता था इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एंड उसने ये जानते हुए इन सब चीज़ों के लिए हामी भरी थी. अब उसे दर्द हो रहा है तो जैंग ने कहा, एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ी तो पिटी करो. सच में तुम इंसान नहीं हो. तभी ईबो ने जैंग की तरफ एक फ्रस्ट्रेटिंग लुक दिया एंड अपने चपड़ों को भींचते हुए कहा, ओह रियली, तुम्हें ज़्यादा पिटी हो रही है तो तुम ही जाकर क्यों नहीं इसके आंसू पोंछ लेते. वैसे भी लड़कियों के आंसू पोंछने वाले लड़के बहुत कम होते हैं, वो बिल्कुल एंजल की तरह होते हैं. तो जाओ एंजल बनो लूसी के लिए. जैसे ईबो ने कहा, एक जैंग ने दांत पीसते हुए कहा, सीरियसली तुम्हें तो सलाह देना भी बेकार है एंड अगर मैं उसके एक कदम भी गया ना तो तुम जानते हो ना सी मेरा कत्ल कर देगी. वैसे भी आजकल वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई है. ये कहते हुए जैंग अपने शोल्डर को दबाने लगा. ईबो ने कहा, क्यों, क्या हुआ. जैंग ने कहा, मत पूछो क्या हुआ, पूरी रात उसने मुझे जगा कर रखा है. ऐसी बातें सुनकर ईबो ने चमकती हुई आंखों से कहा, क्या. आई मीन कल रात की नाइट बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, हॉट थी. हाँ
क्या तुम लोगों ने रात को बहुत पर इससे पहले कि वो अपने फिल्थी माउथ से आगे कुछ भी निकालता, चैंग ने उसके मुंह को उधर करते हुए कहा, तुम यू शेमलेस ब्रैट, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैं तो सिर्फ उसके पैर दबा रहा था, इसीलिए मेरा कंधा दर्द कर रहा है। और तुम क्या क्या सोचते हो? ये कहते हुए चैंग खड़ा हो गया था। इवो ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कहा क्या सोच रहा हूँ, मैं तो बस प्रेगनेंसी के टाइम भी इंटीमेट हुआ जा सकता है ना? चैंग ने कहा, हाँ हुआ जा सकता है या नहीं। एक काम करो, सान को प्रेग्नेंट करो एंड देन उसे इसके साथ इंटीमेट होना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हुआ जा सकता है या नहीं। ये कहते हुए चैंग सिर्फ इवो को घूर रहा था एंड उनकी ऐसी बिकरिंग सुनकर लूसी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली तुम लोग ह्यूमन नहीं हो? मैं यहाँ इतना सेंटी हो रही हूँ और तुम लोग अभी भी लड़ रहे हो? ये कहते हुए लूसी वहीं चेयर पर आकर बैठ गई थी एंड वो थोड़ी सी स्टेबल लग रही थी। इवो ने कहा, सॉरी वो बस मैं चैंग ने कहा, चुप हो जाओ, एक लफ्ज़ मत निकाला अपने मुंह से। इवो ने कहा, ओके ठीक है। वैसे लूसी आर यू ओके नाउ? लूसी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बस इमोशंस थोड़े मुझ पर हावी हो गए थे, बट हाँ आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इवो ने कहा, ग्रेट, तो कल क्या करना है? ये कहते हुए वो लूसी को देखने लगा। लूसी इवो को। अब अगला दिन आलीशान पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। पूरे शहर का मीडिया इस वक्त इस होटल रूम में आया हुआ था। सब लोग सिर्फ बाहर खड़े होकर आगे आने वाले सेलिब्रिटीज़ का, पार्टी के होस्ट का वेट कर रहे थे। हन करे भी क्यों ना, आज की पार्टी थी हर जगह चर्चा का विषय। दो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज का मर्जर होने वाला था। ये एंगेजमेंट बहुत लेविश होने वाली थी, इसलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। सभी बस वेट कर रहे थे इस पार्टी के होस्ट का। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से आलीशान कमरे में युआनी एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी हुई थी। उसके लिए बहुत सारी महंगी ड्रेसेस लगी हुई थी, बट वो बिल्कुल पत्थर की तरह थी एंड वो बस सामने की तरफ निहार रही थी अपनी उन खाली आंखों से। तभी इसके पीछे खड़ी हुई असिस्टेंट ने धीमे से कहा, मैडम अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, सर काफ़ी बार आ चुके हैं। तभी युआनी ने कहा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय लगेगा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं तुम्हें बुला लूँगी। तभी उस असिस्टेंट ने कहा, मैडम, युआनी ने खड़े होते हुए कहा, मैंने कहा बाहर जाओ, इंतजार करो, मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। ये कहते के साथ ही उसने एक लुक दिया है। जैसे ही उसने कहा, सब असिस्टेंट सर झुकाकर उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यहाँ वो मारी जाए। युआनी का क्या भरोसा, अगर किसी को मार दिया तो? जैसे ही कमरा खाली होता है, युआनी बस दरवाजे को लॉक कर लेती है एंड फाइनली वो उस कमरे में अकेली थी, बिल्कुल अकेली। एंड वो बस उस कमरे में वॉक करने लगती है, इधर से उधर, उधर से इधर। उसने सारी ड्रेसेस को देखा एंड फाइनली उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का गाउन बाहर निकाला। वो एक बहुत ब्यूटीफुल गाउन था, बहुत ज़्यादा। एंड देन वो उस गाउन को बस देखने लगी। देन उसने अपने हाथ में बड़बड़ाते हुए कहा, हसान, तुम्हें ब्लैक कलर हमेशा से बहुत पसंद था ना? ब्लैक। एंड इसके साथ वो रेड रिबन कहाँ गया? ये कहते हुए वो रिबन ढूंढने लगी एंड फाइनली उसे वो रिबन मिल गया था। उसने खुद में ही कहा, एंड रेड रिबन भी, तुम्हें ब्लैक एंड रेड बहुत पसंद था, तो आज मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगी। आई होप कि तुम मुझे देख पाते, पर अफसोस। खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम मिलेंगे जान, बहुत जल्द हम मिलेंगे। भी हमारी बच्ची को हमारी ज़रूरत है ना। जब मैं फाइनली उसे किसी अच्छे हाथों में हैंड ओवर कर दूंगी ना, देन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी जान। आई विल कम टू यू, जस्ट वेट फॉर मी स्वीट हार्ट, जस्ट वेट फॉर मी। ये कहते हुए युआनी बस अपने आप को उस शीशे में देखने लगी एंड उस ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर, लेकिन अभी ना कहीं वो जान को इमेजिन कर रही थी। युआनी ने कहा, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करती हूँ। ये कहते हुए वो उस ड्रेस को लेती है एंड वही अपना सीक्रेट डोर खोलती है। जैसे वो डोर खोलती है, वो अपनी दुनिया में कदम रख चुकी थी, वही दुनिया जिसपे वो और जान रहते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ। उस रूम में एंट्री होते के साथ ही युआनी ने दरवाजे को फिर से लॉक कर लिया एंड अब उस ड्रेस को वही उसने साइड में रख दिया था। वहाँ भी एक बड़ा सा मिरर था, बहुत बड़ा सा मिरर। युआनी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, चलो तब तैयार हो जाए आज रात के तमाशे के लिए। एंड जान, तो मुझे बताओ कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, ओके? ये कहते हुए उस बड़ी सी पेंटिंग को देखने लगी जो उसके बिल्कुल सामने लगी हुई थी एंड जिसका रिफ्लेक्शन युआनी को शीशे में नजर आ रहा था। एंड एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि जान सच में युआनी को देख रहा हो। वहीं दूसरी तरफ युआनी सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसने अपना उस लॉन्ग गाउन को खोला एंड उस बेल्ट को साइड किया एंड अगले ही सेकंड उसने उस रोब को उतार दिया। जैसे ही वो रोब उतरते हैं, युआनी सामने अपने अक्स को उस मिरर में देखती है। वो ब्यूटीफुल बॉडी जितनी ज़्यादा इन कपड़ों के साथ खूबसूरत लगती है, उतना ही ज़्यादा बदसूरत। युआनी ने खुद में कहा, हाँ बदसूरत, उतनी ही बदसूरत है ये बिना कपड़ों के। एटलीस्ट इस तरीके से मुझे देखकर ये तो पता चलता है कि जख्म कितने गहरे हैं। इस जख्मों का हिसाब कैसे कैसे मुझे लेना है। ये कहते हुए युआनी अपने शरीर के ऊपर अपनी उंगलियों को फिराने लगी उन हर जख्म पर जो उसके शरीर पर थे। कुछ गहरे, कुछ ताज़े, कुछ बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे जिनके निशान मिट गए हैं लेकिन अभी भी दर्द करते हैं, बहुत दर्द करते हैं। युआनी ने अपनी बेली पर लगे हुए स्टिचेस के ऊपर अपना हाथ फिराया एंड देन खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस
जख्म से सबसे ज़्यादा नफरत है जान, सबसे ज़्यादा। तुम्हें पता है ये मुझे क्यों आया है? ये मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने हमारी बेटी को जन्म दिया, हमारी बेटी को जान। वो बहुत खूबसूरत है, वो मुझ पर गई है बिल्कुल मेरी तरह, पर उसकी आंखें जान, उसकी आंखें मेरी तरह नहीं है जान। उसकी आंखें उस इंसान की तरह है, उस इंसान की तरह। ये चीज़ मुझे बहुत 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 अजीब लगती है जान। मैं अपनी बच्ची से प्यार करना चाहती हूँ, बहुत प्यार, पर जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ, ये कहते कहते युवानी रुक गई। एंड उसने फिर जान के चेहरे की तरफ देखा एंड उस पर हल्के से अपने हाथ को फिराते हुए कहा, बट कोई बात नहीं, वो मेरी है जान, वो मेरी है। तुम्हारा नाम मैंने उसे दिया है, तो वो हमारी बच्ची है। मैं उससे बहुत प्यार करूँगी, डोंट वरी, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगी, मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसका क्या कसूर? हाँ, उसका क्या कसूर? मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। मैं जानती हूँ उस बच्चे का इसमें कुछ कसूर नहीं है, जैसे मेरा कोई कसूर नहीं था, पर ये बात मेरी माँ को नहीं समझ आई थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी जान। आई स्वेयर, मैं उसका ख्याल रखूँगी, बहुत ख्याल, मैं उससे बहुत प्यार करूँगी, बहुत। जितना मेरी माँ ने मुझसे नहीं किया ना, मैं उससे भी ज़्यादा उससे प्यार करूँगी। आई प्रॉमिस जान, आई प्रॉमिस माई लव, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए यानी सिर्फ सामने की तरफ देखने लगी और बस जान से बात करने लगी। उसने वही साइड में से उस ड्रेस को उठाया एंड मैंने उसे पहनते हुए कहा, तुम्हें पता है जान, मेरी माँ भी मुझसे यही कहती थी कि मेरी आंखें उनसे नहीं मिलती, मेरी आंखें मेरे बायोलॉजिकल डैड से मिलती हैं। जब भी वो मेरी आंखों को देखती है ना, उन्हें उनकी याद आती है एंड इसीलिए उन्हें मुझसे नफरत है, बहुत नफरत। पर जो मेरी क्या गलती है जान? मैंने थोड़ी कहा था कि उनकी आंखें मुझे मिले, पर मुझे मिल गई ना। खैर, ये सब बातें छोड़ो एंड ये बताओ, ये ड्रेस कैसी लग रही है? ये कहते वही वाली अपने आप को बस उस मिरर में देखने लगी। यही कहो, जान को ड्रेस दिखाने लगी, पर जान होता तो बोलता ना। युवानी के लिए तो जान वहीं था, वहीं उसके बिल्कुल सामने, इसीलिए तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि पोजेस्ड हो गई हो। अब लगभग आधे घंटे के बाद युवानी इस रूम से बाहर थी एंड ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। कुछ हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों को बना रहे थे एंड एक जना उसके बगल में खड़ा हुआ था। उस शख्स ने कहा, मैडम आपको जाना है? युवानी ने कहा, काम हो गया है? उस शख्स ने कहा, जी मैम, काम हो चुका है। युवानी ने कहा, ग्रेट, कब तक असर होगा? उस शख्स ने कहा, आज के बाद सिर्फ 2 डोज और चाहिए। युवानी ने कहा, इसका मतलब? उस शख्स ने कहा, शादी से पहले पहले या फिर शादी वाले दिन। युवानी ने कहा, ओके ग्रेट, चलो। ये तो युवानी खड़ी हो गई थी। अगले ही सेकंड जेसन उस कमरे में था। जैसे ही जेसन उस कमरे में आता है, बाकी सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, सब अपना सर झुका लिया। जेसन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आउट राइट नाउ। इस आवाज़ को सुनते के साथ ही सब लोग बस अपना सर झुकाकर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युवानी सिर्फ जेसन को घूरने लगती है। जेसन ने दरवाज़ा लगाया एंड युवानी के पास आते हुए कहा, यू लुक गॉर्जियस। युवानी ने कहा, मैं तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल अपने डैड की तरह। ये कहते हुए युवानी टर्न हो जाती है। जैसे ही जेसन ने सुना है कि वो अपनी मुट्ठी को बांध लेता है, पर फिलहाल वो अपना मूड खराब करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था युवानी सब कुछ जानबूझ कर रही है उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए। इसीलिए उसने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ युवानी तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे यहाँ ये कहने आया हूँ कि पार्टी में कोई भी गड़बड़ मत करना। कोई भी गड़बड़ मतलब कोई भी गड़बड़। ये कहते हुए उसने युवानी के बालों को उसकी गर्दन के आगे किया। दैन अपना हाथ युवानी की वो बेयर नेक पर रखते हुए धीमे से उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, ये शादी सिर्फ एक समझौता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि असलियत तुम्हें भी पता है और मुझे भी। और हाँ, ये शादी कुछ नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तुम भी, मैं भी और वो बच्ची भी, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, वरना तुम भी जानती हो मुझे मेरे खिलौने कितने ज़्यादा प्यारे हैं और तुम मेरे सबसे पसंदीदा खिलौनों में से एक हो। जैसे ही जेसन ने कहा, एकाएक युवानी अपनी मुट्ठियों को खींच लेती है, लेकिन अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही क्रीपी सी मुस्कुराहट लाकर वो टर्न होती है। जेसन एंड युवानी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका खिलौना हूँ? ये कहते हुए उसने जेसन की तरफ देखा। जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऐसा खिलौना जिससे मैं खेलना बहुत पसंद करता हूँ। युवानी ने कहा, आपको पता है, एक कहानी जो मैंने बचपन में सुनी थी। उस कहानी के अकॉर्डिंग एक राजा था और वो राजा अपनी जान अपने एक खिलौने में कैद कर देता है, इस डर से कि कहीं वो मर ना जाए। पर एक दिन पता है आपको क्या हुआ? उस खिलौने ने ही राजा की जान ले ली, क्योंकि वो जानता था कि राजा की क्या कमजोरी है। तो अपने पसंदीदा खिलौने का ख्याल रखना, क्योंकि अगर एक दिन मुझे मौका मिला
तो मैं आपकी जान ले लूँगी और उसके बारे में मैं दूसरी बार नहीं सोचूंगी। जैसे ने युवानी के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहा, सीरियसली स्वीट हार्ट, तुम मेरी जान लोगी? फिर तो मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना पसंद करूंगा। पर याद रखना, मरते मरते मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में मैं तुम्हें अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। युवानी ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मरते दम तक आपके साथ रहूंगी। एक एक कतरा, एक एक सांस और एक एक आंसू, हर चीज़ का बदला होगा, हर चीज़ का। सिर्फ वेट एंड वॉच। जिसन का चेहरा एकदम से बदल गया था। वो बस युवानी को घूरने लगता है अपनी मुट्ठियों को खींच कर। अगले पल युवानी ने कहा, अगर आपकी बकवास हो गई हो तो अपने फियांसे के पास जाऊं? वैसे भी हमारी इंगेजमेंट है, देन शादी है, एंड उसके बाद हाँ, हमें हनीमून पर भी तो जाना है। मैंने डिसाइड कर लिया है, लूसी के साथ मैं हनीमून पर जाऊंगी। उसकी भी तो शादी होने वाली है ना। मैं भी उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। आप तो जानते ही हैं ना, उसके बॉयफ्रेंड का एंड मेरे प्यार का एक बहुत गहरा नाता था, और अपने प्यार से जुड़ी हर चीज़ को अपने पास रखना, यही तो मेरा शौक़ है। तो मुझे अपना शौक़ पूरा करने दीजिए। आप अपना शौक़ पूरा कीजिए, खेलिए जितना खेलना है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, मेरी भी और आपकी भी। मिलते हैं पार्टी में। ये कहते के साथ ही युवानी ने साइड में से अपना पर्स उठाया एंड देन वो जेसन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई थी, अपने चेहरे पर बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे एक्सप्रेशन लिए हुए। उसकी आंखें कठोर थीं, बहुत ज़्यादा कठोर। अगले ही पल जेसन ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकाला एंड देन एक नंबर डायल किया। उसके बाद उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, आधे घंटे के बाद ये न्यूज़ पब्लिश कर देना। हर तरफ ये न्यूज़ होनी चाहिए, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन, टैबलॉइड्स, हर तरफ। लैन और लियान कंपनी का मर्जर लिन कंपनी के साथ, ये खबर हर तरफ होनी चाहिए। शादी अगले 2 दिन में होगी। वानी को संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए एंड जितने ज़्यादा हो सके इस खबर को हर तरफ फैलाओ, जिससे हमारे शेयर्स रातों रात टॉप पर पहुंच जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ देर के बाद उस बच्चे को पार्टी में लेकर आना। मैं युवानी को पीछे हटने का एक भी मौका नहीं दूंगा। शादी तक मुझे लियान कंपनी की पूरी ओनरशिप अपने नाम पर चाहिए, किसी भी कीमत पर, क्योंकि बहुत हो गया ये युवानी का खेल और बहुत मौके दे दिए मैंने इसे। पर अब बस सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। कहते के साथ जेसन ने फ़ोन काट दिया था और वो गुस्से में बस उस कमरे की तरफ देखने लगता है, वही कमरा जिसके उस पार युवानी की दुनिया है। उस कमरे को देखते हुए जेसन ने बस अपनी मुट्ठियों को खींच लिया था एंड देन एक गहरी सांस लेकर उस कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी अपने शोबा शबाब पर शुरू हो चुकी थी। गेस्ट पार्टी के अंदर अपनी तशरीफ रख रहे थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हर किसी की निगाहें इस वक्त इस पार्टी के मेन होस्ट की तरफ थी, इस पार्टी की स्पॉटलाइट की तरफ थी, या ये कहो उस कपल की तरफ थी जिसके लिए यहाँ ये सब आए थे। और इनमें से वो भी अलग नहीं था। उसकी निगाहें भी सिर्फ उस शख्स को ढूंढ रही थी जो उसके प्यार की आंखों में आंसू का कारण है, और वो कोई और नहीं, युवानी थी। एक एक कतरा, एक एक जख्म याद है उस इंसान का, हर एक आंसू याद है, और उन हर आंसू का हिसाब होगा। एक एक कर हर चीज़ का हिसाब होगा। धीरे धीरे ईबो के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज़्यादा बर्फ जैसे हो जाते हैं एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके बगल में खड़ी हुई लूसी भी भांप गई थी। उसने ईबो के कंधे पर हल्के से अपना हाथ रखते हुए कहा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? ईबो की आंखें एकदम से फ्लिंच कर उठती हैं। उसने लूसी की तरफ देखा एंड देन उस पूरी पार्टी में अपनी नज़रों को घुमाते हुए कहा, ठीक नहीं हूँ पर हो जाऊँगा। बाय द वे, तुम्हारी वो पागल बहन कहीं नजर नहीं आ रही? जैसे ही ईबो ने कहा, लूसी ने ईबो के कंधे पर टैप करते हुए कहा, हे डोंट बी लाइक दैट, वो मेरी बहन है। ईबो ने लूसी की तरफ घूर कर देखा एंड देन अपने उन इमोशनलेस वॉइस एंड शार्प एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारी बहन है, इसीलिए उसे अब तक जिंदा छोड़ रखा है, और आगे भी जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, वरना जो उसने मेरे सानगा के साथ किया था ना, उसे जीते जी वो मौत देता कि मौत की भीख मांगने पर भी ना उसे मौत नहीं आती। वो तुम्हारी बहन है ना, इसीलिए अब तक जिंदा है। इस बात को हमेशा याद रखना लूसी। और ये कर मैं तुम्हारे किए हुए जितने भी एहसान है ना, उन एहसानों को खुद पर से उतार रहा हूँ, वरना मेरे सानगा के हर आंसू की कीमत ना उसके खून का एक एक कतरा होता, एक एक कतरा।
ईबो की ये बातें सुनकर एकाएक लूसी के सारे चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए एंड उसका पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया हो। उसने अपने उन कांपते हुए होठों से कहा, ईबो, मैं समझ सकती हूँ कि अपने प्यार को दर्द में देखना कितना दर्द दे सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें दर्द में देखा है। पर उसके उलट एक सच ये भी है कि हमारी दोस्ती और मेरा प्यार कोई एहसान नहीं है ईबो, ये कोई एहसान नहीं है। और अगर फिर भी तुम इसे एहसान मानते हो ना, तो मैं इस एहसान से तुम्हें कभी बाहर निकलने नहीं दूंगी, क्योंकि इस बहाने ही सही तुम अपनी ज़िंदगी में मुझे याद तो रखोगे। तुम्हारी याद बनकर ही ज़िंदगी काट दूंगी। और जहाँ तक बात रही मेरी जीजिए की, तो जिस युहानी को तुम जानते हो ना ईबो, वो मेरी युहानी से बहुत अलग है। मेरे लिए मेरी शिजिए मेरी माँ की तरह थी, मेरा माँ की तरह है। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, हमेशा। पर उसके उलट एक सच्चाई ये भी है कि वो हम सब से थोड़ी सी अलग है। तो थोड़ी सी, क्योंकि कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता कि वो कब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कोई नहीं समझ सकता। उनके अंदर ना एक कभी ना खत्म होने वाली जुनूनियत है, और जब वो किसी चीज़ को जुनूनियत से चाहना शुरू करती है ना, तो बस वही उनकी हकीकत है, सिर्फ वही उनकी हकीकत है। और मैं जानती हूँ उनकी हकीकत डरावनी है, बहुत डरावनी, क्योंकि मैंने वो हकीकत बहुत करीब से देखी है ईबो। पर उस हकीकत को बनाने के पीछे क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं। ईबो ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, वो उनकी हकीकत है, तुम्हारी हकीकत है, मेरे सानगा की हकीकत नहीं थी। अपनी हकीकत में किसी और की हकीकत को बदल कर रख देना, तुम्हें क्या लगता है ये इंसाफ है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? जैसे ईबो ने कहा, लूसी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ईबो, मुझे सच में नहीं पता कौन गलत है कौन सही। इस लड़ाई में कोई भी जीते कोई भी हारे, हर तरफ से हार सिर्फ मेरी होनी है, और ये निश्चित है। लेकिन फिर भी मैं सही का साथ दूंगी, जो सही है मैं वही करूंगी। पर वो बात अलग है कि नहीं पता किसके लिए सही है और किसके लिए गलत, क्योंकि पर इससे पहले किलो से कुछ भी कहते तभी एकाएक हर तरफ सुखबुगाहट तेज हो जाती है, लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं एंड एकदम से उस पूरे हॉल की लाइट डिम हो जाती है एंड स्पॉटलाइट उस सीढ़ियों के ऊपर थी, वहीं पर जहाँ पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी उस काले लिबास में। एकाएक ईबो का ध्यान भी उस सीढ़ियों पर पहुंच जाता है, पर उसकी आंखें बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी। उस पूरे हादसे के बाद, सच्चाई के बाद ये पहली बार है जब ईबो युहानी को आमने सामने देख रहा है। एंड इस तरीके से उसे सामने देखकर ईबो के दिल में, जहन में एक बार फिर से वो सब कुछ जैसे कुरेदने लगता है। जैसे ऐसे कर युहानी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, लोगों की तरफ देख रही थी, उस सीढ़ी से एक एक कर अपने कदमों को नीचे उतार रही थी। जिस तरीके से सारी रोशनी उसके कदमों में थी, ईबो को जान का अंधेरा याद आ रहा था, वो हर एक आंसू याद आ रहा था, वो दर्द याद आ रहा था जो इस लड़की ने उसे दिया है। एक खूबसूरत चेहरा कितना बदसूरत हो सकता है, इसकी हकीकत आज ईबो को महसूस हो रही थी। मजबूरी किस हद तक गला घोंटती है ये ईबो नहीं कह सकता, नहीं बता सकता अल्फाजों में, क्योंकि इस वक्त वो वही घुटन महसूस कर रहा है। सांस लेना उसका मुश्किल हो रहा है, गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अगर ईबो को एक मौका मिले ना तो सब कुछ जलाकर खाक कर दे। लेकिन फिर भी वो खुद को बांध कर वहाँ खड़ा हुआ है, ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। युवानी का वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा पल के बाद ईबो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया था। बस फर्क इतना था कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितनी नफरत है। इस नफरत का कोई पैमाना नहीं है। यह सच में नफरत है भी या दर्द है, तकलीफ है जो अब नासूर बनकर नफरत का रूप ले चुकी है। वो को इस तरीके से देखकर लूसी भी बस अपनी मुट्ठियों को खींच लेती है, क्योंकि वो भी इस वक्त देख रही थी। पर फर्क इतना था, बस सब कुछ अपनी खाली आंखों से वो देख रही थी। कुछ वक्त गुजरता है,
कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट से, कुछ शेयर होल्डर्स से, कुछ बोर्ड मेंबर्स से मिलने के बाद फाइनली युआनी का ध्यान वहीं सीढ़ियों के किनारे अटक गया था, वहीं जहाँ पर ईबो और लूसी साथ में खड़े हुए थे। हैनन पर निगाह जाते के साथ ही एकाएक युआनी के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब बहुत बड़ी। एंड अगले ही पल उसके कदम उस दिशा में मुड़ते हैं। मुस्कुराते हुए वो लूसी एंड ईबो के सामने आकर खड़ी हो गई। युआनी ने चहकते हुए कहा, क्या आज मुझे खुद को लकी मानना चाहिए? हाँ, जो मिस्टर वांग के दर्शन हुए। ये कहते हुए युआनी ईबो के बहुत करीब बढ़ती है, पर ईबो एक कदम पीछे हो जाता है। युआनी ने कहा, अरे आप कहाँ भाग रहे हैं? या ये कहूँ हमेशा भागते ही रहते हो? क्या डरते हो मुझसे? जैसे ही युआनी ने कहा, एक ईबो का चेहरा और ज्यादा बर्फ जैसा हो जाता है। उसने युआनी की तरफ देखते हुए कहा, डरना? और तुमसे? ये लान वांग ईबो किसी से नहीं डरता, और खासकर सिस्टर से डरना कैसा? आप तो लूसी की बहन है ना, इस नाते आप मेरी भी कुछ हुई तो आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत गहरा हुआ ना। जैसे ही ईबो ने कहा, एक युआनी के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है, पर इस बात इसकी मुस्कुराहट में कुछ और भी था। युआनी ने ईबो की तरफ कदम बढ़ाया एंड देन उसे अचानक से गले लगाते हुए कहा, रिश्ता। सही कहा, रिश्ता तो बहुत गहरा है मेरा और तुम्हारा। सुना है मेरे प्यार के प्यार हो तो सान से बहुत प्यार करते थे ना। जैसे ही युआनी ने एक सान का जिक्र किया, ईबो का पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ जाता है, उसकी मुट्ठियां पिच जाती हैं एंड आंखों में एक बार गुस्सा फिर से उतर आया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, वहीं ऐसे ही खड़ा हुआ था और युआनी उसके कान के बहुत पास थी। युआनी ने कहा, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने अभी अभी अपना प्यार खोया है? तुम तो यहाँ लूसी के साथ खड़े हुए हो। कैसा प्यार था तुम्हारा? खैर, अपने प्यार की महक पहचान सकते हो? मुझसे आती हुई मेरे सान की खुशबू क्या महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि तुमने सान को वैसे छुआ है जैसे मैं कभी छू नहीं पाई, क्योंकि सान ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या ये महक सान की महक से मिल रही है ना? मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे मेरे सान की जितनी महक याद थी ना, उस हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है। और बताओ मेरी कोशिश कहाँ तक रंग लाई है? बताओ, आ रही है ना मुझसे खुशबू बिल्कुल मेरे सान जैसी? जैसे ही युआनी ने कहा, एक ईबो का पूरा शरीर जैसे गुस्से से तमतमा गया। उसने बस युआनी को दूर धकेला एंड उसकी तरफ घूर कर देखा। युआनी ने कहा, क्या हुआ? हम तो बात कर रहे थे ना, मैं तो तुम्हारी भी बहन हूँ। अभी तो तुमने कहा, क्या हुआ? कोई बात बुरी लग गई क्या? ये कहते हुए युआनी ने एक अपने सारे रंग जैसे बदल लिए थे। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि उसने भी ऐसा कुछ कहा ही ना हो, कुछ ऐसा, कुछ इतना सेंसुअल, कुछ इतना इंटीमेट। वो महक, वो खुशबू जिसकी युआनी बात कर रही है, ईबो को एक पल नहीं लगा उस खुशबू को पहचानने में। ये खुशबू सान जैसी है, सच में सान जैसी है, पर कैसे, कब, क्यों और किस हद तक युआनी के अंदर सान है, इस बारे में वो समझ नहीं सकता। वो अभी तक भी युआनी के दिमाग को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। वो सिर्फ उसे घूर रहा था एंड युआनी मुस्कुरा रही थी। युआनी ने कहा, लगता है ज़्यादा बात करनी ठीक नहीं होगी। लूसी, अपने फियांसे का ख्याल रखो और मैं चलती हूँ, मेरा फियांसे आ गया है, सून टू बी फियांसे। मिलते हैं हम फिर बाद में, ओके मिस्टर लैन? ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ फिर देखा, पर ईबो सिर्फ उसे अभी भी घूर रहा था अपनी उन गुस्से भरी निगाहों से। ये पल के बाद युआनी एक बार फिर से भीड़ में मिल जाती है एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो अब यहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। एक पल के लिए भी वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ एक आखिरी बार युआनी की तरफ देखा एंड देन वो बस गुस्से में तमतमाता हुआ उस पार्टी से बाहर निकल जाता है एंड लूसी उसे जाते हुए देखकर सिर्फ चिल्लाना शुरू करती है। लूसी ने चिल्लाते हुए कहा, ईबो रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको ईबो, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाओ। ये कहते हुए लूसी बस ईबो के पीछे पीछे चलने लगी, पर ईबो ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, लूसी, मुझसे कुछ देर के लिए दूर रहो, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद वापस आ जाऊंगा, पर तब तक के लिए जस्ट स्टे आउट ऑफ मी, जस्ट स्टे आउट ऑफ मी। कहते हुए ईबो बस लूसी को छटकता हुआ वहां से आगे बढ़ गया था एंड लूसी अपनी जगह पर बस खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो आंसू कब उसके गालों पर लुढ़क गए इसका एहसास उसे ही नहीं हुआ। वो बस ईबो को दूर जाता देख रही थी एंड लूसी एंड ईबो को इस तरीके से एक दूसरे से दूर होता हुआ वही दूर खड़ी हुई युआनी देख रही थी। युआनी ने अपने मन में कहा, सान, तुम प्यार किसी के भी हो या प्यार किसी से भी करो, पर सिर्फ मैं हूं जो तुमसे प्यार करती है। हर हद तक सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें ओढ़ती है, महसूस करती है और तुम जैसा ही महकती है।
तुमने जिससे प्यार किया उसे तो तुम्हें एक पल में बुला दिया जान। देखो अपनी ज़िंदगी में इंसान आगे भी बढ़ गया, पर मैं अभी भी वहीं खड़ी हूँ, वहीं जहाँ 10 साल पहले थी, जहाँ 15 साल पहले थी, जहाँ 16 साल पहले थी। ये युवानी अभी भी वही 17 साल वाली युवानी है जान। अभी भी ये वही युवानी है और ये हमेशा वही रहेगी, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। बस मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द आऊँगी, मैं जल्द तुम्हारे पास आऊँगी जान, बहुत जल्द। युवानी, एक युवानी को वालियन की आवाज़ आती है। युवानी ने वहाँ मुड़ते हुए कहा, हो लियन तुम आ गए? वालियन ने कहा, मैं आ गया, यू लुक गॉर्जियस। युवानी ने कहा, हो थैंक यू सो वेरी मच। वालियन ने कहा, मैं आए? ये कहते हुए उसने युवानी का हाथ लिया एंड देन उसका हाथ थामकर वो आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ इबो गुस्से से थमथमाता हुआ वही छत पर आ गया था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने बालों को खींचा एंड जोर से चिल्लाते हुए कहा, फक। ये कहते हुए वही दीवार पर जोर जोर से मारने लगा, क्योंकि इस वक्त वो सच में गुस्से में था, बहुत गुस्से में। युवानी के शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। कैसे कैसे कह सकती है वो जान के बारे में ऐसा? कैसे अभी तक उसके सर से भूत नहीं उतरा? कैसे इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इबो की नजरों से नजरें मिला सकती है? कैसे जान को बर्बाद करने के बाद भी वो अपने जबान से जान का नाम निकाल सकती है? कैसे इबो के सामने वो कैसे कर सकती है सब कुछ? कैसे? उस पर से आती हुई वो जान की महक, आखिर किस हद तक पागलपन है ये? कैसा पागलपन है ये? इबो सच में इस वक्त युवानी को जान से मारना चाहता है, सच में अपने हाथों से उसे जान से मारना चाहता है, पर यह भी सही मौका नहीं है। ये सही मौका नहीं है। इबो को खुद को शांत करना होगा। बस यही सोचकर वो बस अपने हाथों को वही दीवार पर जोर जोर से मारने लगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके हाथों से खून बह रहा है। नहीं, उसे अपने आप को शांत करना है, वरना वो अभी कुछ कर देगा जैसे नहीं करना चाहिए, और सब कुछ बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इबो ऐसा नहीं चाहता, वो ऐसा नहीं चाहता। वो युवानी को इतनी आसान मौत नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर तक खुद में उलझने के बाद फाइनली इबो ने खुद को शांत किया एंड अपनी डार्क वॉइस में कहा, सिर्फ कुछ दिन और एंड देन तुम फिर से कभी मेरे सामने नहीं आ पाओगे, फिर से कभी अपने मुंह से जानका का नाम नहीं ले पाओगी। सिर्फ कुछ दिन और, जस्ट कुछ दिन। तभी इबो को महसूस होता है उसके पैंट पॉकेट में रखा हुआ फोन बजने लगता है। इबो ने बाहर निकाल कर देखा तो उसमें चैंग का नाम शो हो रहा था। इबो ने गहरी सांस लेकर फोन उठाया, तभी चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, कहाँ हो तुम? हाँ, पूरी पार्टी में मैं तुम्हें इधर से उधर ढूंढ रहा हूँ, यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है। इबो ने कहा, अनाउंसमेंट? चैंग ने कहा, अब भी जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ वरना सब कुछ। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। इबो ने कहा, शिट, फक, अब क्या हो गया? ये कहते हुए वो तुरंत भागता हुआ नीचे जाता है हॉल में, वहीं जहाँ पर ये सब तमाशा चल रहा था। एंड सही कहा, तमाशा तो हो रहा था, क्योंकि तमाशे ऐसा ही तो था। एंगेजमेंट के बीचों बीच एक अनाउंसमेंट करती थी। जेसन अपने हाथ में माइक लेकर खड़ा हुआ था एंड उसके पीछे बड़े बड़े लेटर्स में एक हेडलाइन चल रही थी। जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब लोगों को शौक लगा? आप लोगों को शौक नहीं होना चाहिए। I mean, ये युवानी की ही इच्छा थी, यही वालियन से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगी है, तो बस चाहती है जल्द से जल्द शादी हो। इसीलिए तो 2 दिन के बाद पूरी शादी का प्रोग्राम रखने के बारे में सोचा है। मेरी बेटी है ही ऐसी, ये बस चाहती है जल्द से जल्द मेरी सारी जिम्मेदारियाँ उतार दे। एंड बेटियों की जिम्मेदारी तो होती है ना बाप के कंधों पर, जब तक उनकी शादी ना हो जाए चिंता लगी ही रहती है। पर अब मेरी बेटी ने सोच लिया है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, जल्दी ही सब कुछ काम करना चाहती है, तो मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला, है ना? आप सब लोगों को भी यही लगता है ना कि मुझे अपना आशीर्वाद सिर्फ अपनी बेटी को देना चाहिए, तो मैं भी बस खुले दिल से आशीर्वाद देता हूँ। तो आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम है। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, तो प्लीज़ शादी में ज़रूर आइएगा। एंड हाँ, ये भी मत भूलिए, मेरी छोटी बेटी, उसकी भी शादी है 2 दिन के बाद ही। मिस्टर वांग, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मुझे अपना फैसला बताइए, क्या आप भी राज़ी हैं 2 दिन के बाद शादी करने के लिए? अगर नहीं है तो अभी के भी आप मना कर सकते हैं, क्योंकि मैं बस चाहता था कि मेरी दोनों बच्चों की शादी एक साथ हो जाए। अगर आपकी इच्छा होगी तो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है, वरना मैंने कहा ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये कहते हुए जेसन ने बस इबो की तरफ देखा एंड अब स्पॉटलाइट इबो की तरफ घूम गई थी, जो वही सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। जैसे ही इबो ने सुना है कि उसकी मुट्ठियाँ पिट जाती हैं, वो बस सामने की तरफ देखने लगता है, चैंग की तरफ। चैंग ने इबो की तरफ देखा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो, पर इबो ने तुरंत चैंग को नज़रअंदाज किया एंड देन जेसन की तरफ बढ़ने लगा। तभी बीच रास्ते में चैंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो कोई गलती मत करना, जो सोचा है वैसा ही करेंगे। इबो ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ चैंग को एक लुक दिया एंड देन वो स्टेज पर चढ़ गया था। उसने एक मुस्कुराहट देते हुए कहा, हो फादर इन लॉ, इवनिंग, आपसे तो मुलाकात हुई ही नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। जैसे ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरे दोनों सन इन लॉ मेरे पास खड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात तो मेरे लिए क्या हो सकती है। आइए, मेरे पास खड़ी हुई है, कम ऑन वालियन, तुम भी इधर आओ, बेटा लूसी तुम भी स्टेज पर आओ, एंड युवानी
कम स्वीट हार्ट, मेरे बगल में आओ। ये कहते हुए उसने युवानी की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ युवानी सिर्फ इस वक्त जेसन को घूर रही थी, पर अगले ही सेकंड वो जेसन के पास आकर खड़ी होती है, बिल्कुल जेसन के बगल में। जेसन ने युवानी को एक मुस्कुराहट दी एंड देन अपने चेहरे को इबो की तरफ मोड़ा एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, सन इन लॉ, आप मेरे प्रपोजल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इबो ने जेसन के हाथ से माइक लिया एंड देन उसका देखते हुए कहा, प्रपोजल? वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है। मैं भी अपनी वाइफ से बहुत जल्द शादी करना चाहता हूँ। लूसी जैसा पार्टनर हर किसी को थोड़े ही मिलता है ना स्वीट हार्ट? ये कहते हुए इबो ने बस लूसी की वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया था एंड लूसी सिर्फ इबो को मुस्कुराते हुए देख रही थी, यही कहो प्रिटेंड करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी इबो ने जेसन की तरफ देखते हुए कहा, तो फादर इन लॉ आपने क्या कहा? जेसन ने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी दोनों बच्चियाँ एक साथ शादी के मंडप पर बैठे और एक साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अगर आप चाहें तो। इबो ने कहा, हाँ ये तो आपने मेरे मुंह की बात कह दी। मैं चाहूँ, हाँ मेरी क्या बिसात, मैं आपकी ज़रूरत के आगे जाऊँ। अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। जैसे ही इबो ने कहा कि लूसी ने इबो के हाथ पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, जैसे कि वैसे रोक रही हो, चुप हो जाओ इबो, कुछ गलत कदम मत उठाना। पर इबो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग मोड में था, क्योंकि उसकी घुटन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सब लोग उसके लिए मोहरे बिछा रहे हैं ना, पर इन्हें नहीं पता कि इस पूरे खेल का असली बादशाह कौन है। सारी बाजियां इबो के हाथ में हैं, वो जैसे चाहे वैसे इस पूरे शतरंज के खेल को पलट कर रख सकता है। और उसने सोच लिया था जितना जल्द से जल्द हो सके पूरे खेल को खत्म करेगा, बहुत जल्द। इसीलिए इबो ने जेसन की तरफ देखते हुए कहा, पर जेसन ने कहा, पर मतलब? इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी तो हम करेंगे, पर मेरी एक शर्त है। जेसन एकदम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसने कहा, शर्त? वहीं दूसरी तरफ युवानी भी इबो की तरफ देखने लगती है एंड लूसी भी। वहीं दूसरी तरफ वालियन सिर्फ मुस्कुरा रहा था। इबो ने कहा, हाँ शर्त, मेरी एक शर्त है कि दिन आपका चुनते हैं, यानी कि 2 दिन के बाद, पर जगह मैं डिसाइड करूँगा एंड जहाँ मैं डिसाइड करूँगा वहाँ लोगों को आना होगा। क्या मंजूर है? अगर आप ये शर्त मान लेते हैं तो मैं भी आपकी हर दुआ पूरी करने के लिए अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा, फादर इन लॉ। ये कहते हुए इबो ने बस मुस्कुरा कर जेसन की तरफ देखा। जेसन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो एक लूसी को देखता है एंड देन युवानी को, फिर ख्वालियन की तरफ देखता है। ख्वालियन ने कहा, फादर इन लॉ, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर वांग सही कह रहे हैं, जगह अगर वो डिसाइड करना चाहे तो। जेसन ने कहा, चाइना? इबो ने कहा, नहीं चाइना नहीं, मैं बचपन से चाहता था कि मेरी वेडिंग ना बिल्कुल ड्रीम जैसी हो। मेरी मॉम एंड डैड की वेडिंग ना स्विट्जरलैंड में हुई थी। जैसे ही इबो ने कहा, युवानी घूर कर इबो को देखने लगती है, वहीं लूसी भी। तभी जेसन ने कहा, स्विट्जरलैंड? इबो ने कहा, हाँ स्विट्जरलैंड, एक बहुत ब्यूटीफुल सा विलेज है, ग्रासलैंड विलेज। शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। क्या सुना है किसी ने? ठीक है, तो इबो ने सबकी तरफ देखा एंड देन सब बस चिल्लाकर कहने लगे, हाँ वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। तभी एक शख्स ने कहा, हाँ वहाँ की ग्रीनरी तो सच में, वहाँ की सीनरी बहुत ब्यूटीफुल है। इबो ने कहा, हाँ देखा, तो फादर इन लॉ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं वहाँ वेडिंग करूँ। मैंने सब कुछ डिसाइड कर रखा था, पर अब आप चाहते हैं कि हम लोग 2 दिन के बाद ही शादी करें, तो प्लीज़ क्या आप मुझे वहाँ शादी करने के लिए अपनी सहमति देंगे? लूसी एंड हाँ माई ब्यूटीफुल सिस्टर युवानी, क्या आप भी मेरे साथ स्विट्जरलैंड चलेंगी? जैसे ही इबो ने कहा, युवानी बस इबो को घूरने लगती है। इबो ने कहा, क्या आप प्लीज़? तभी जेसन वांग ने कहा, अगर मिस्टर वांग ये चाहते हैं तो। इबो ने कहा, ये हुई ना बात फादर इन लॉ, आप तो सच में बहुत ग्रेट है। जेसन ने थोड़ा इबो की तरफ देखा एंड देन थोड़ा अटकते हुए कहा, पर इतनी जल्दी? स्विट्जरलैंड चाइना में तो मैं सब कुछ जानता हूँ ना, तो सब कुछ मैं कर सकता हूँ, पर स्विट्जरलैंड? इबो ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, तैयारियों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगा, सब कुछ। देखिए ना, वांग एंटरप्राइजेस का सीईओ यहाँ खड़ा है, वाइस सीईओ यहाँ खड़ा है, तो हम सब कुछ देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते अगर मेरे फादर इन लॉ चिंता करें तो मेरे रहने का फ़ायदा ही क्या? तो बस अब आप तैयारी शुरू कीजिए, 2 दिन के बाद हम सब लोग स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। बट हाँ, पहले मैं और लूसी शादी करेंगे, देन युवानी जी एंड ख्वालियन जी शादी करेंगे। पहले मेरी इंगेजमेंट हुई है ना, तो पहले मेरी शादी होनी बनती है। 1 घंटा पहले हम लोग करेंगे, देन 1 घंटा बाद आप। क्या ख्याल है? युवानी जी, ये कहते हुए इबो ने युवानी की तरफ देखा, पर युवानी कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ इबो को देख रही थी अपनी खाली आंखों से। वहीं दूसरी तरफ सन इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। ये पूरे बातें पलट कैसे गए, लेकिन फिलहाल वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, उसे इबो की बात माननी ही होगी, क्योंकि जो सब कुछ सोचा है कंपनी एकदम से बैकफुट पर आ जाएगी अगर एक भी मर्जर टूटा तो। इसीलिए जेसन वांग ने इबो की तरफ देखा एंड देन अपने अनमने मन से बस नोट कर दिया था कि वो खुश था, वो सबकी तरफ देख रहा था। वो बात अलग है कि उसका दिल इस वक्त जल रहा था बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक से एक छोटी सी बच्ची बहुत तेज से चिल्लाती है, मामा। ये कहते हुए वो दौड़ती हुई युवानी की तरफ आती है। वो प्रिंसेस गाउन में एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल फेरी की तरह लग रही थी एंड उसकी इस तरीके की आवाज़ एंड इतने छोटे कद को देखकर एक सबका ध्यान भी उस नन्ही परी पर चला जाता है। पर
किसी का जाता है तो वो थी युवानी। वो एकदम जैसे कांप गई थी अपनी बच्ची को यहाँ देखकर। उसने एकाएक अपनी बच्ची की तरफ देखा एंड देन मुड़कर जेसन की तरफ, जो अभी भी उसकी तरफ बस देख रहा था। हे कहो मुस्कुरा रहा था अपनी उस क्रीपी मुस्कुराहट से। जेसन ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, तक युवानी की तरफ देखते हुए कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? युवानी ने कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। जेसन ने कहा, हो स्वीटहार्ट, मैं जानता हूँ, जाओ अपनी बच्ची को संभालो वरना भीड़ में कहीं खो खा गई तो। युवानी ने सिर्फ जेसन को एक लुक दिया एंड देन वहीं स्टेज की तरफ जाती है जहाँ उसकी वो छोटी बच्ची चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे चिल्लाते हुए कहा, जानी सानी बेबी बेबी संभल के, गिर जाओगी। ये कहते हुए वो बस आगे बढ़ रही थी एंड ये नाम सुनकर का इबो जो लूसी की तरफ देख रहा था वो भी रुक जाता है। वो भी उस बच्ची की तरफ देखने लगता है एंड जैसे ही उसने उस बच्ची को देखा वो बस एक टक जैसे रुक गया, थम गया। तभी लूसी ने कहा, इबो इबो ने कहा, ये बच्ची। लूसी ने कहा, ये युवानी जीजिए की बेटी है। इबो ने कहा, क्या? ने कहा, हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती थी, ये युवानी जीजिए की ना बेटी है और इसका नाम सानी है। जैसे ही लूसी ने कहा कि वो बस लूसी को देखने लगा एंड देन उस छोटी बच्ची को, जैसे युवानी बस अपनी बाहों में भींच कर बहुत प्यार कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्ची के अंदर उसकी जान बसती है। ये एक्सप्रेशन कुछ फेक नहीं थे। पूरे दिन में पहली बार युवानी के चेहरे पर कोई ह्यूमनिक एक्सप्रेशन नजर आया, जिसे देखकर सब लोग बस वहाँ थमे हुए थे, पूरे सीन को कैप्चर कर रहे थे। और युवानी के चेहरे पर, उसके चेहरे पर ऐसा कोई शौक नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि उसे पहले से ही सब कुछ पता हो, युवानी की ये सच्चाई पता हो, ये पता हो कि युवानी के पास ऑलरेडी एक बच्ची है एंड वो इसको एक्सेप्ट करता है। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था। नहीं सेकेंड युवानी ने अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाया एंड देन युवालियन की तरफ देखते हुए कहा, हुआलियन ने कहा, हो कोई बात नहीं लूसी, अपनी बच्ची को हमारी बच्ची को संभालो एंड देन हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। युवानी ने कहा, मैं बैक स्टेज मैं अपने रूम में जा रही हूँ एंड आप डैड पूरी पार्टी को ख़त्म करके उसके बाद मुझसे मिलिएगा। आगे वाली शादी को लेकर हम लोग कुछ बात करनी है। जेसन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल स्वीटहार्ट, तुमसे मिलता हूँ तुम्हारे कमरे में आकर। अपने दोनों सन इन लॉ को छोड़कर मैं तुमसे आकर मिलता हूँ हमारे कैबिन में, हम वहीं बैठ कर बात करेंगे। ओके, मैंने फाइल तैयार कर ली है, तुम्हें सिर्फ साइन करना है। युवानी ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी मुट्ठियाँ भींची, अपनी बच्ची को अपनी गोद में पकड़ा एंड देन वो जेसन को सिर्फ एक लुक देकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली गई थी, स्टेज से नीचे। एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी लोग बातें करना शुरू कर रहे थे, पर युवानी वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी। वो सिर्फ अपनी बच्ची को अपनी गोद में छुपा रही थी। उन सभी कैमरा लाइट से जो एक एक करके बस फ्लैश हो रही थी, हर तरफ सुगबुगाहट थी, हर तरफ चर्चा का विषय था इस बच्ची के बारे में जानने का। एंड कहीं ना कहीं हिबो की निगाहें भी बस उस बच्ची पर ही टिकी रही अंत तक। एंड वो बच्ची भी बस युवानी को गले लगाकर पीछे ईबो की तरफ ही देख रही थी, एकटक अपनी उन मासूम आंखों से। फिर चैंग ने ईबो के बगल में आते हुए कहा, अब ये क्या बकवास है? ये बच्ची कौन है और इसका ये नाम सान के नाम जैसा क्यों लग रहा है? हाँ, क्या सान की? तभी ईबो ने कहा, शट अप चैंग, अपने मुंह से एक भी बकवास बात मत निकालना। चैंग ने कहा, मैंने कहा कुछ निकाला है? इस बच्ची को देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? ईबो ने कहा, चुप। चैंग ने कहा, ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, पर मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने युवानी का पूरा हिस्ट्री खंगाली थी एंड उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो सिवाय सान के। ईबो ने कहा, तुम नहीं सुधरोगे ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फक यू। ये कहते हुए वो बस स्टेज छोड़कर गुस्से में तमतमाता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया था। एंड वही दूसरी तरफ लूसी बस ईबो को चाहते हुए देख रही थी एक बार फिर से। ईबो ने तुरंत जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने तुरंत अपनी टाई को खोला। उसे घुटन हो रही है, बहुत घुटन। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? वो बच्ची सानी, सान का नाम क्यों है उस बच्ची के साथ? चैंग ने सही कहा, ईबो ने सारा बैकग्राउंड चेक करवाया था युवानी का, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ये बच्ची कौन है? कोई अडॉप्शन की भी खबर नहीं थी, तो ये सब क्या हो रहा है? एंड अचानक से हाज के सामने है। ईबो बस कांप रहा था। वो जैसे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे एक झटके में अपना दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा एंड देन ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी के अभी एयरपोर्ट लेकर चलो। ड्राइवर ने कहा, जी मास्टर। ठीक है, तो ईबो बस अपने सर को वहीं कार की सीट से टिका लेता है, क्योंकि अभी जो सब कुछ हुआ वो उसे प्रोसेस करने में भी थोड़ा समय लगेगा। वो कांप रहा था, वो सच में कांप रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ये वो कुछ देर के लिए इग्नोर करता है, लेकिन जब फ़ोन लगातार बजने लगा तो ईबो ने फ़ोन उठाया और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि चैंग का था। ईबो ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 दिन का रायता तुमने फैलाया है ना, उसका क्या करना है ईबो? 2 दिन बाद शादी, वो भी स्विट्जरलैंड में? तुम क्या करना चाह रहे हो? ईबो ने कहा, चैंग मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, पर मैंने कहा है 2 दिन के बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। स्विट्जरलैंड में मैंने ऑलरेडी आधे इंतजाम कर रखे हैं, सिर्फ तुम्हें बाकी सब लोगों को लेकर स्विट्जरलैंड पहुंचना है। एंड जैसा टाइम डिसाइड किया है बिल्कुल वैसा ही मैं जानका से बात कर लूँगा।
सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होगा। लूसी को मैंने सारा प्लान समझा दिया है एंड वो आगे के स्टेप्स तुम्हें भी बता देगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा, ओके। एंड मैं भी डायरेक्ट स्विट्जरलैंड निकल रहा हूँ। जैंग ने कहा क्या? इबो ने कहा हाँ, मैं अभी के अभी प्लेन से, प्राइवेट प्लेन से सानगा के पास जा रहा हूँ। एंड मुझे बस अभी उनके पास जाना है। उन्हें जैंग ने कहा हाँ, उनके पास जाना है एंड उनसे पूछना है। क्या पूछ पाओगे? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? पूछ पाओगे कि युआनी के पास जो बेटी है वो किसकी है, वो बच्ची किसकी है? सान का उससे कोई नाता है या युआनी ने फिर सिर्फ पागलपन में उस बच्ची को सान का नाम दे दिया है? उसके पागलपन की। पर इससे पहले कि जैंग आगे कुछ भी कहता, इबो ने कहा मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जैंग, मैं नहीं चाहता मेरा गुस्सा तुम पर उतरे, सो प्लीज़ अपनी वाइफ की टेक केयर करो क्योंकि उसे इस वक्त तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन फक यू, ये कहते हुए बस इबो ने अपना फ़ोन काट दिया। देन भाई जैंग बस उस फ़ोन की तरफ देखे लगता है। लूसी ने कहा तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता वो ऑलरेडी बहुत परेशान है? जैंग ने कहा उसे परेशान होना चाहिए एंड जब इतना तमाशा करेगा तो ये सब कुछ तो होगा ही ना। खैर अब आगे क्या करना है? लूसी ने कहा वही जो डिसाइड हुआ है। जैंग ने कहा एंड देन लूसी ने कहा मैं बताती हूँ। ये कहते हुए लूसी एंड जैंग बस बात करने लगते हैं एंड उस भीड़ में जेसन सिर्फ युआनी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है एंड सबसे दूर सान बस अपने उस वक्त पड़े सफ़ेद चेहरे के साथ इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसका सर फट रहा था। अजीब अजीब ख्याल जैसे उसकी आंखों के सामने से होकर गुजर रहे थे। कानों में आवाज़ बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। उसे खुद नहीं पता कि उसके बॉडी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। उसे तलब हो रही है, तलब उन दवाइयों की, एक बार फिर से उन आवाज़ों को बंद करने की, जैसे बस खुद को ख़त्म कर लेने की एक बार तलब उठ रही है, फिर से तलब उठ रही है। एंड वो नहीं पता, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एंड जो कर भी रहा है ना वो सान से बस ये कह रहा है कि सान सुनना नहीं चाहता। उसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा चुप हो जाओ, चुप, मेरा इबू वापस आएगा, चुप हो जाओ, वो मुझे नहीं छोड़कर जा सकता, मेरा इबू वापस आएगा, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। ये कहते हुए सान ने अपने आप को बस वहीं कोने में सुकेड़ लिया था। दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे एंड सान बस रात के 2 बजे इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन, एंड इसीलिए वो बस कोने में सुकुड़ कर कमरे की हर लाइट को बंद कर बैठा हुआ था, सांसों को थाम कर, क्योंकि उसे नहीं पता अगर वो सांस लेगा तो आवाज़ें कितनी तेज़ होंगी, कितनी तेज़। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगी, सिर्फ यही पूछूंगी क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? एंड ये छोटी बच्ची इसके बारे में कोई कुछ समझ पाया है अभी तक? आखिर किससे जुड़ी हुई है ये? अगर कोई समझ पाया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, मुझे ज़रूर बताना, ओके। एंड हाँ, आगे आने वाले 2 या 3 पार्ट बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 पार्ट सच में धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं।